भाइयों बहनों, ये दुराचार, ये भ्रष्टाचार, इसने भारत जैसे होनहार देश को तबाह करके रख दिया। सोना की चिड़िया कहा जाता था मेरा देश, उसको हम ही लोगों ने लूटा है, हमने इसको बचाया। राम राम मित्रों, अगर आपको कोई सरकारी काम करवाना हो, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, जमीन का रजिस्ट्रेशन करवाना हो, या फिर पुलिस को कोई शिकायत दर्ज करवानी हो, क्या आपका बिना रिश्वत दिए काम हो सकता है? सर यहाँ के लोकल है सर, माफ कर दीजिए। कोई माफी वाफी नहीं, आपसे कहा ना लाइसेंस निकालिए। आज जाने दीजिए सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। देख यार, 100 रुपए दिए और उसने छोड़ दिया, बुरा हाल है देख। मित्रों, हर दिन लाखों भारतीयों को काम करवाने के लिए घूस देनी पड़ती है, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या भ्रष्टाचार सिर्फ नेता और सरकारी अफसरों की वजह से है, या हम खुद कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं? नीरव मोदी, विजय माल्या, 2G स्कैम, ये सब सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन क्या हम खुद छोटे छोटे करप्शन में शामिल नहीं होते? एक ऐसी बीमारी जिसने देश के ताने बाने को कमजोर कर दिया है। क्या है ये भ्रष्टाचार, कैसे फैलता है और इससे निपटने के उपाय क्या हैं? इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे इस छिपे हुए सच को। अमन एक यूपी के गांव का लड़का पुलिस की जॉब के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। उसने अपने सपने को सच करने के लिए 6 महीने तक दिन रात पढ़ाई की। हर दिन हर घंटे बस एक ही उसकी सोच थी कि कहीं अगर ये एग्जाम मेरा निकल गया तो मेरी शायद जिंदगी बदल जाएगी। एग्जाम का दिन आया, अमन काफी कॉन्फिडेंस था, सब कुछ उसके लिए बिल्कुल सही था, उसके अनुसार था, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो अमन ने कभी सोचा ना होगा। अमन का दोस्त अमन से कहता है, अमन तूने सुना, पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द की गई है। यहाँ पर पेपर लीक के आरोपों के बाद पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द किया गया है। पेपर लीक के आरोप पर यूपी में पुलिस का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है? पूरा पेपर लीक हो गया है? हाँ, और जो लोग पैसे दिए थे उन्हें पेपर पहले ही मिल गया था। यह सुनकर अमन के दिल में धक्का लगता है। उसने जितनी मेहनत की थी उसे आसानी से उतनी मेहनत कुछ चंद पैसों ने खरीद ली। पेपर लीक ने अमन जैसे हजारों स्टूडेंट के सपने तोड़ दिए। दोस्तों, अभी हमने जो देखा ये तो एक बहुत छोटा एग्जाम्पल था। ऐसे ना जाने कितने हजारों लाखों एग्जाम्पल हैं जिन्होंने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी करप्शन। लेकिन आखिर जाकर सवाल तो यही उठता है, आखिर ये करप्शन है क्या? हम किसको करप्शन बोलेंगे? क्या हम करप्शन उसको बोलेंगे जब एक पुलिस वाले द्वारा उसकी ड्यूटी के लिए कुछ पैसे मांगे जाते हैं? क्या करप्शन हम उसको बोलेंगे जब एक मरे हुए पेशेंट का हॉस्पिटल में इलाज किया जाता है और उसके बदले लाखों रुपए चार्ज किए जाते हैं? He's already dead, doctor. लेकिन उनको थोड़ी ये मालूम, उनकी जेब में माल है, तब तक इसमें चालू करो। यह करप्शन वो तो नहीं है जिसमें एक टीचर द्वारा एक बच्चे को फोर्स किया जाता है कोचिंग आने के लिए, या फिर एक नया बना हुआ ब्रिज टूट जाता है और उसमें काफी लोगों की जान चली जाती है। ये सब क्या है? ये सब करप्शन के तो पार्ट है। मेरे हिसाब से तो यही सब करप्शन है। जब कोई व्यक्ति अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है अपने खुद के फायदे के लिए और ज्यादा पैसे कमाने के लिए, इसे ही भ्रष्टाचार कहा जाता है। सबका एक ही तकिया कलाम है, 1000 के नोट पे बापू को सलाम है। लेकिन दोस्तों, ये करप्शन सिर्फ एक रूप में नहीं आता है, ये कई तरीके से हमारे समाज और सिस्टम को खोखला कर रहा है। चलिए एक एक करके हम इन सबको समझते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल करप्शन। राजनीति में जब देश सेवा की जगह अपनी जेब भरने की सोच हावी हो जाए ना, तो उसे हम लोग पॉलिटिकल करप्शन कहते हैं। चुनाव में वोट खरीदना, अवैध फंडिंग लेना, बड़े बड़े घोटाला करना, ये सब इसी का ही तो हिस्सा है। दोस्तों, हर चुनाव से पहले ये लोग गांधी जी का अवतार बन जाते हैं और चुनाव के बाद घोटालेबाजों के गुरु निकलते हैं। घोटालों की लिस्ट इतनी लंबी है ना कि इसके ऊपर एक पूरी सीरीज बनाई जा सकती है, जैसे 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, आदर्श सोसाइटी स्कैम, कोल स्कैम। और भाई साहब, ये लिस्ट अभी बहुत बाकी है। पहले वोट खरीदते हैं, फिर MLA खरीदते हैं, फिर सरकार खरीदते हैं, और जब जनता सवाल पूछती है ना इनसे तो कहते हैं, अरे भाई लोगों, हम तो गरीबों के सेवक हैं। याद कीजिए अब वो 2G स्कैम जिसमें देश को लगभग 1.76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। और चुनाव में पैसे देकर, शराब देकर वोट खरीदना तो आप आमतौर पर सुनती रहते होंगे। दूसरा, ब्यूरोक्रेटिक करप्शन। दोस्तों, भारत में अगर आपको कोई सरकारी काम बिना घूस दिए हो जाए ना, तो आप एक चीज जरूर समझ लेना कि आपकी किस्मत बहुत ज्यादा तगड़ी है, क्योंकि यहाँ तो फाइल तब तक आगे नहीं चलती जब तक हाथ गर्म ना हो।
पर लोग भगवान से पहले फाइल देख लेते हैं। आप भले ही लाइफ में आगे ना बढ़ो, लेकिन आपकी फाइल रिश्वत देते ही 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेगी। अगर आपने कभी आधार कार्ड बनवाने में देर हुई हो या जमीन का रजिस्ट्रेशन करवाने में आप फंसे हो, तो आपने इस करप्शन को जरूर करीबी से देखा है। फिर कोऑपरेटिव करप्शन। सिर्फ सरकार और सरकारी अफसर ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इस खेल में पीछे नहीं है। टैक्स चोरी, फेक कंपनी बनाना, स्टॉक मार्केट में धुंधली करना, ये सब कॉर्पोरेट करप्शन का ही हिस्सा है। दोस्तों, ये बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स देश के रोल मॉडल होते हैं। कैसे 5,000 करोड़ का लोन लो और फिर विदेश भाग जाओ, और फिर बैंक कहता है भाई आप सबका लोन माफ कर दिया गया है। छोटे किसान को अगर 50,000 का भी लोन चुकाने में देर हो जाए तो उसकी जमीन छीन ली जाती है। लेकिन यही जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, इनका 5,000 करोड़ का भी घोटाला हो तो कुछ नहीं बोला जाता। बैंक गरीब वालों से कहती है तुम गरीब है, तेरा लोन पास नहीं हो सकता, और अमीर लोगों से कहती है सर क्या आपके विदेश जाने का टिकट मैं ही करवा दूं। याद कीजिए विजय माल्या, जिसने हजारों करोड़ों का लोन लिया और फिर विदेश भाग गया, या नीरव मोदी, जिसने बैंकों को करोड़ों का चूना लगाकर विदेश भाग गया। 800 crore rupees to the public sector banks who suffered losses due to frauds done by Vijay Mallya, Nirav Modi and Mehul Chokshi. So this is a big information coming in that the PSU banks have now gotten assets which are worth in fact 844 crore rupees. They have been given back to the public sector banks. चौथा है न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। दोस्तों, कहा जाता है कि जस्टिस में देरी जस्टिस से इनकार करने के बराबर होती है, लेकिन अगर जस्टिस भी कई पैसे से खरीदी जाने लगे तो आम आदमी का क्या होगा। रिश्वत देकर फैसला बदलना, जज पर दबाव डालना, केस को जानबूझकर कई सालों तक लटकाना, यह सब न्यायपालिका करप्शन की तो उदाहरण है। दोस्तों, भारत में न्याय उतनी देर से मिलता है जितनी देर से ट्रेन में अनाउंसमेंट आती है कि अगली ट्रेन 2 मिनट में आएगी, फिर आती है अगली ट्रेन 20 मिनट में आएगी, और कब 2 घंटे हो जाते हैं ट्रेन नहीं आती। यहाँ अगर आपके पास पैसा है तो आप कानून के भी ऊपर है। न्याय के नाम पर तो रसगुल्ले खाए जा रहे हैं और गरीब आदमी बस तारीख पे तारीख लिए घूमता रहता है। तारीख तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। भारत में हजारों केस सालों तक चलते रहते हैं, लेकिन अमीरों को तुरंत भेद मिल जाती है। सवाल यह है कि न्याय सबके लिए समान है? क्या इसमें करप्शन नहीं रुकना चाहिए? पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट करप्शन। हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किनके हाथ में है? अगर कहीं वही करप्शन में डूब गए तो समाज का क्या हाल होगा? फर्जी इनकाउंटर, रिश्वत लेकर अपराधियों को छोड़ना, कमजोरों पर अत्याचार करना, यह सब पुलिस करप्शन के उदाहरण हैं। हमारी पुलिस का तो दोस्तों सिर्फ एक ही सिंपल फॉर्मूला है, अगर जेब में पैसा है तो आप अपराधी नहीं है, बस एक समझदार नागरिक हैं, और अगर पैसा कहीं नहीं है तो आप आतंकवादी हैं। कभी आपने सोचा है कि छोटे अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस कितनी एक्टिव रहती है, लेकिन बड़े अपराधी दिन दहाड़े घूमते रहते हैं? क्या बड़े चोर कुछ ज्यादा पैसे देते हैं? ये सिर्फ राजनीति या बिजनेस तक सीमित नहीं है, करप्शन हर जगह है, दफ्तरों में, कोर्ट में, पुलिस में, यहाँ तक कि हमारे समाज में भी। सवाल यह है कि हम इसे रोकने के लिए तैयार हैं। अगर आप सोचते हैं कि कुछ नहीं बदलेगा तो ये करप्शन की जीत है। बदलाव तभी आएगा जब आप आवाज उठाएंगे, रिश्वत देना बंद करेंगे, गलत को गलत कहेंगे, क्योंकि हर जगह चुप रहेंगे तो ये सिलसिले हमेशा चलते रहेंगे। करप्शन के ऊपर आप डेटॉल से मुंह साफ कर दो भैया। करप्शन। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत में करप्शन ना होता तो आज हमारा देश कहाँ होता? क्या हमने अपने इस देश को अपने ही नेता और अफसरों के हाथ लूटने के लिए बनाया था? क्या हमारे पूर्वज भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और हमारे लाखों फ्रीडम फाइटर ने हमें आजादी इसलिए दिलाई थी कि घोटालों की वजह से गरीब और गरीब होता जाए? और अगर हम बात करें भारत के इकोनॉमी की, तो हर साल करप्शन की वजह से लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। ये पैसे अगर सही जगह पर इस्तेमाल होते ना तो हमारे भारत की बेरोजगारी कम हो सकती थी, महंगाई कम होती, और शायद गरीब को भी 2 वक्त का खाना मिल सकता था। जब बैंक का पैसा विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग लेकर भाग जाते हैं ना, तो सीधा इसका असर आम जनता पर पड़ता है। और जब सरकारी योजनाओं के पैसे अफसरों और नेताओं की जेब में चले जाते हैं तो इसका भी असर सीधा आम जनता पर पड़ता है, और उन्हें सिर्फ मिलती है निराशा। करप्शन सिर्फ पैसों की चोरी नहीं है, बल्कि ये जनता के विश्वास की भी हत्या है। जब लोग अपने नेताओं पर और अफसरों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं ना, तो समाज बिखरने लगता है। आज के टाइम पे आम आदमी सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। करप्शन सिर्फ बड़े घोटाले तक सीमित नहीं है, यह हर आम नागरिक की जिंदगी में घुस चुका है। सरकारी अस्पतालों में अगर आपको इलाज कराना है तो पहले रिश्वत देनी पड़ेगी। अगर पुलिस स्टेशन में आपको कोई शिकायत दर्ज करवानी है तो पहले उन्हें चाय पानी देना पड़ेगा। और तो और सरकारी स्कूल और अस्पतालों की हालत इतनी खराब क्यों है? इसका जो मुख्य कारण है वो है करप्शन। जब सरकारी बजट सीधा अफसरों के और ठेकेदारों की जेब में चला जाता है ना, तो आम आदमी को सिर्फ निराशा दिखती
सकती है। यह करप्शन कोई छोटी समस्या नहीं है, यह एक ऐसी बीमारी है जो देश को अंदर से ही खोखला कर रही है। इसे रोकने के लिए सिर्फ सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा, पूरा सिस्टम को साफ होना पड़ेगा। लेकिन फिर ये सवाल ये उठता है, आखिर क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? मेरे हिसाब से सबसे पहले होना चाहिए गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी। क्या ये जरूरी नहीं है कि सरकारी जगह पर जो भी काम हो वो हमें साफ साफ दिखे, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर सरकार के फैसले सभी आम जनता के सामने होंगे तो आम जनता उनसे सवाल पूछ सकती है, आखिर ये फंड कहाँ से आया, ये आपने कहाँ स्पेंड किया, क्यों किया, तो इसमें करप्शन के चांसेस बहुत कम होंगे। इसलिए ये जरूरी है कि गवर्नमेंट के सभी फैसले में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो जनता के सामने होनी चाहिए, जिससे जो सरकार है वो जवाबदेही बनेगी, ना कि जो अपने मन से जो करना है वो कर सकेगी। दूसरा, स्ट्रिक्ट लॉ और पनिशमेंट होनी चाहिए करप्शन के लिए। जो कोई करप्शन लेते हुए पकड़ा जाए तो उस पर ऐसी पनिशमेंट होनी चाहिए कि वो कभी जिंदगी में फिर ना करने की सोचे, और जो उसे देखे उसको भी ये समझ आ जाए कि ये करप्शन करने की कोई चीज नहीं है, जनता के साथ खेलना नहीं है, किसी गरीब आदमी का हक नहीं खाना है। और फिर आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा कि वही लोग बच जाते हैं जिनके पास पैसा है, ताकत है। क्या हमें ये हर बार करप्शन से बचते हुए देखना है इन लोगों को? इसी सजा का क्या फायदा जो बस कॉमेडी शो बन के रह जाए? क्या इनसे कोई कुछ हो ही नहीं? फिर ऐसी पनिशमेंट होनी चाहिए जो करप्शन के काफी खिलाफ हो, ताकि कोई करप्शन करने की सोच ना सके। फिर तीसरा, लोगों को एजुकेट होना चाहिए, उनको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, उनके क्या राइट्स हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा करप्शन के शिकार वही होते हैं जिनको अपने राइट्स पता ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि ये सरकार का काम है, ये अफसर का काम है, ये इसलिए बैठा है, बल्कि उनको लगता है कि सिर्फ पैसों से सब कुछ होता है, तो सबसे पहले वो करप्शन को ही आजमाते हैं। अगर उन्हें पता हुआ कि उनके पास क्या राइट्स हैं तो शायद ये करप्शन की बीमारी कम हो सके। फिर उनको शायद पता लग सके कि जो काम वो करवा रहे हैं वो बिना घूस के भी किया जा सकता है, और फिर वो उसको घूस देकर क्यों करवा रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन को हमें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा तो उससे करप्शन के चांसेस कम होंगे। आखिर में तो यही है कि हमें हमेशा ईमानदार नेताओं को सपोर्ट करना चाहिए जो हमारी जनता के लिए काम कर सके। हमें चुनाव में जो हम वोट देते हैं वो हमें बहुत सोच समझ कर देना चाहिए। हर बार हम वही गलती करते हैं, झूठे बोलने वाले नेताओं को जिता देते हैं और फिर हम चाहते हैं कि बदलाव आए, तो बदलाव कैसे आएगा? और फिर आपने देखा भी होगा कि जब कोई लीडर सच्चा होता है तो वो बदलाव जरूर लाता है, वो जनता के लिए काम जरूर करता है। तो ये आपको देखना है, आपको वोट किसको देना है। तो दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री में हमने देखा कि करप्शन क्या है। आज हमने ये देख लिया है कि करप्शन खत्म करना इतना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव भी नहीं है। तो चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।